चीजें आपके सामने लानी हैं जो आपके एंट्री टेस्ट के लिए लाजमी जुज्व हैं। हम उन चीजों की पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातों को देर तक याद रखने के लिए, सीखने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स का तो इस्तेमाल करना पड़ता है ना। अच्छा, एटॉमिक साइजेस, मैं पहले आपको इस लफ्ज के मानी बताता हूं, फिर हम इसकी मुख्तलिफ ना ऑपरेशनल डेफिनेशन उसकी तरफ आएंगे। मतलब ये है कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जब न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। अच्छा, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल पाथ में भी, सर्कुलर पाथ में भी इलेक्ट्रॉन को कभी इधर इलेक्ट्रॉन, कभी इधर, कभी इधर। अच्छा, हम काम क्या करते हैं, हम ना न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, इसको मेजर कर, यानी इसको मैंने वैलेंस शेल कहा, जिसे आप आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं ना, वैलेंस शेल कह लो और आउटर मोस्ट शेल। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक, ये एटम का साइज कहलाता है। लेकिन हम एक टर्म इस्तेमाल कर देते हैं एटॉमिक रेडियस। देखो ना, यहां से लेकर ये सारा यहां तक काउंट, वो डायमीटर हो जाता है वो। और अगर मैं हाफ ले लूं डायमीटर का, तो वो क्या कहलाएगा, रेडियस। तो इसका मतलब ये एक्चुअली मैं ना एटॉमिक रेडियस को ही मैं एटॉमिक साइज कहता हूं। तो पहले तो बात आ गई ना, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। अब अगला प्रॉब्लम क्या है, आप ना एटम का ये जो साइज है, एटॉमिक रेडियस जो है, ये एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों नहीं कर सकते, इसके ना दो तीन वजूहात है। पहली बात, नंबर वन, पहला पॉइंट जो आपने जेहन में रखना है ना, वो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन एटम। आपको ना एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एन इलेक्ट्रॉन, आपको ना एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करना, यह नामुमकिन में शामिल है, इम्पॉसिबल है। कभी इलेक्ट्रॉन इधर है, कभी 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 इधर। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास किसी भी जगह हो सकता है, एग्जैक्ट पोजीशन का नहीं पता। We can say that there is no sharp boundary of an atom. आप ये नहीं कह सकते कि यार जनाब इससे बाहर इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता। तो हम क्या कहेंगे, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप नहीं मालूम कर सकते, यानी नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। भाई अगर शार्प बाउंड्री ही नहीं होगी, तो फिर मैं वैलेंस शेल का तयन कैसे करूंगा कि कहां वैलेंस शेल है। अब हमें फिर क्या करना पड़ता है, हमें यहां भी डिस्टेंस लेना पड़ता है, यहां से भी लेना पड़ता है, यहां से भी लेना पड़ता है, और फिर इन तमाम का एवरेज ले लेते हैं, एवरेज। तो फिर मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। लेकिन वो भी आप एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते। वो मैंने, दूसरी रीजन क्या है, दूसरी ये है नंबर 2 पे, separate isolation of individual atom। आप सावधान है, अगर आप एटम का साइज रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपको ये एटम इंडिविजुअल, अकेला मौजूद होना चाहिए। अब आपको ना इंडिविजुअल एटम आप आइसोलेट नहीं कर सकते। वजह, एक तो ये इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसकी सेपरेशन, और दूसरा इसकी एटॉमिक स्टेट अनस्टेबल है। आपको जब भी एटम मिलेगा किसी और एटम के साथ बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल की शक्ल में या किसी भी आयनिक फॉर्म में मिलेगा, यानी क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में आपके पास मिलेगा। आपके पास ये इंडिविजुअल एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलता। तीसरी एक और पॉइंट, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अपनी एफएससी की बुक्स में, वो है प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक probability distribution।
ये एक लफ्ज समझना। आप ना HCl की मैं बात करता हूं, HCl, Cl और भी ले लें कोई और कंपाउंड। अब अगर आप इन दोनों कंपाउंड में कार्बन के साथ इसको ले ले तो CCl की बात कर ले। अब ये मैंने 3 कंपाउंड लिखे, तीनों में क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस मुख्तलिफ होगा, तीनों में मुख्तलिफ होगा। क्यों? इसमें क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ है, इसमें क्लोरीन के साथ है, इसका क्लोरीन कार्बन के साथ है। तो ये जो कार्बन है, ये जो क्लोरीन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये नेबरिंग एटम है इस क्लोरीन के, और नेबरिंग एटम उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करती है। इसका मतलब है कि डिफरेंट कंपाउंड में एक तरह के एटम का एटॉमिक रेडियस मुख्तलिफ होगा। ये वो 3 वजूहात है जिनकी बुनियाद पर मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं आप किसी भी एटम का प्रीसाइजली एक्यूरेटली एटॉमिक रेडियस मुय्यन नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करें? हम क्या करते हैं फिर? हम जो एटॉमिक साइज लिख रहे होते वो क्या कीजिए बेटा जी, एटम जिस कंपाउंड में जिस शक्ल में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एटम जिस कंपाउंड में जिस शक्ल में पाया जाता है आप उसी शक्ल में उसका साइज ले लो। मैं आपके साथ ना कुछ ऑपरेशनल डेफिनेशन की बात करता हूं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं एटॉमिक रेडियस, ये जो अभी मैंने कहा। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कोवलेंट रेडियस। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं सी पे वेंडरवाल रेडियस। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं मेटालिक रेडियस। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं आयनिक और आयनिक रेडियस में मैं 2 बातों का तज़किरा करूंगा। एक में कैटायनिक रेडियस का जिक्र करूंगा, कैटायनिक रेडियस, और फिर मैं आपसे एन आयनिक रेडियस की बात करूंगा। और यूं हमारे पास हमारा एंटीटेस्ट जो है ये कवर हो चुका। इन सब को हमने जाना। मैंने क्या कहा? एटम जिस कंपाउंड में जिस शक्ल में पाया जाएगा उसी के लिहाज से हम उसका रेडियस ले लेते हैं। एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, जब 2 एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होगा। वंडरवाल रेडियस, जब 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान वंडरवाल फोर्सेस होंगी। मेटालिक रेडियस, द एलिमेंट्स इन मेटालिक स्टेट, इन मेटल स्टेट, एंड वी हैव द आयनिक, यानी जब भी कोई एटम कैटाइन की फॉर्म में होगा, जब भी कोई एटम एनाइन की फॉर्म में होगा, तो उन शक्लों में हम उनका साइज ले लेंगे, वो कहलाएगा कैटाइनिक या एनाइनिक। एक 2 पॉइंट्स। पहली बात, ये मेरे पास है एटॉमिक रेडियस। ये मैंने 2 एटम्स लिए, ये दोनों एटम्स एक ही एलिमेंट के, सपोज ये दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं। अब आपने इनके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस को लेना है, ले लिया। अब इस डिस्टेंस का हाफ कर लो। तो अब मैं सेंटेंस बोलूंगा, जरा सुनना। मैंने क्या आपको कहा? मैंने कहा कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के 2 बॉन्डेड एटम, उनके दरमियान, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस का हाफ, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। द सेकंड वन इज कोवलेंट रेडियस। अब इन दोनों एटम ने, वही एटम है, साइज उतना ही है, लेकिन अब इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया, जिसकी वजह से इनके ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए और दोनों न्यूक्लियाई करीब आ गए। अब आपने इनका ये जो बॉन्ड लेंथ हम कहते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं, यानी दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस का हाफ लो। चूंकि अब ओवरलैपिंग हो गई है, इसलिए अब न्यूक्लियाई करीब आ गए, और अब इनके डिस्टेंस का जो हाफ है ना, वो एटॉमिक रेडियस से कम हो जाएगा। तीसरा आपके पास ये कोवलेंट रेडियस है, वंडरवाल रेडियस है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास ये 2 मॉलिक्यूल्स है। अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमने कोवलेंट या एटॉमिक रेडियस की टर्म पढ़ी। अब ये एक मॉलिक्यूल, इसका एक एटम, और दूसरा ये मॉलिक्यूल, इसका ये एटम, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ जो है, दैट इज कॉल्ड द वंडरवाल रेडियस। अब इसमें याद ये रखना कि ये जो 2 एटम जिनके दरमियान डिस्टेंस का हम हाफ ले रहे हैं ना, दीज 2 एटम्स आर नॉन बॉन्डिंग। इन्होंने आपस में बॉन्ड नहीं, बॉन्ड से मेरी मुराद है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, वो नहीं बनाया हुआ। हाँ, इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जरूर ऑपरेट कर रही हैं।
और ये एक और भी बात याद रखना, जब आप वंडर वाल रेडियस लेते हैं, द सब्सटेंस मस्ट बी इन सॉलिड स्टेट। ये वंडर वाल रेडियस की टर्म ये ज्यादातर नोबल गैसेस के लिए इस्तेमाल होती है। द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड द मेटेलिक रेडियस। जब कोई भी सब्सटेंस मेटल की फॉर्म में होगा, जब मेटल तो उसके मेटल स्ट्रक्चर में चले जाओ, मेटल स्ट्रक्चर में दो मेटल एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस का हाफ। अब याद रखें, इसमें जब आप मेटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो हम ये तो कह देते हैं कि मेटल्स में एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, लेकिन इतने क्लोज नहीं होते कि वो बिल्कुल साथ लग जाए, ऐसी बात नहीं है। मेटल स्ट्रक्चर में एटम के दरमियान एक मखसूस गैप जरूर होता है। इसकी वजह से कहा जाता है ये जो मेटेलिक रेडियस है, ये बाकी तमाम रेडियस से इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। फिर आयनिक रेडियस में आपके पास कैटायनिक रेडियस है, एनायनिक रेडियस है, इसको मैं अभी डिटेल से। आखिरी बात, एंटीडस क्या कहता है? मेरे बच्चे, आपको ये ट्रेंड याद होना चाहिए। ट्रेंड, मेटेलिक रेडियस,